अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे चलते हैं जी, आज सबसे पहली न्यूज़, सबसे बड़ी न्यूज़ हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर है। और जी बिल्कुल, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक अरब चैनल को इंटरव्यू दिया है और उनका ये कहना है कि जी बिल्कुल पाकिस्तान चाहता है कि हम जो है वो नरेंद्र मोदी जी यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, नरेंद्र मोदी जी उनके साथ बातचीत करें, भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, उनके साथ डायलॉग किया जाए। हर किस्म के जो भी इश्यूज है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में उसको सॉल्व किया जाए, जिसमें कि कश्मीर भी शामिल है। ये बात की शहबाज शरीफ साहब ने अपने एक इंटरव्यू में और उन्होंने यही कहा कि वो चाहते हैं कि एक अच्छे माहौल में हिंदुस्तान पाकिस्तान के लीडर्स जो हैं वो मिलके बात करें और इसके लिए उन्होंने जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उनको इनविटेशन दिया है कि वो आएं और अब आगे बढ़ें और पाकिस्तान के साथ डायलॉग करें। अब देखते हैं कि भारत इस बात का क्या जवाब देता है और या किस तरह से जो भारत की गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के इस बात को किस तरह से लेती है और क्या बात आगे बढ़ पाती है या नहीं। लेकिन ये भी सुनने में आया है कि यूएई के जो लोग हैं यानी कि वहाँ के जो हुक्मरान हैं, वहाँ जो लोग गवर्नमेंट चलाते हैं और जिनके पास अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब गए भी थे और ना सिर्फ वो गए थे बल्कि हमारे आर्मी चीफ जो है वो भी अभी यूएई के विजिट से वापस आए हैं। तो कहा ये जा रहा है कि यूएई को बीच में डाला गया है, उनकी गवर्नमेंट को बीच में लाया गया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है वो कम हो और दोनों कंट्रीज एक जगह पे आए और डायलॉग के जरिए बातचीत करें। और यही सुनने में आया है कि और यही एक वजह भी लग रही है कि जबकि शहबाज शरीफ साहब ने इस किस्म की बात की है, वरना तो हमेशा से हमने यही देखा कि जहां भी भारत की बात आती है तो एक खास किस्म की जिद पकड़ के जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स बैठी होती हैं और बात कर रही होती हैं, या इस चीज़ के ऊपर कोई जाने को तैयार नहीं होता कि जी हमें डायलॉग करने चाहिए या हमें इन इश्यूज को सॉल्व करना चाहिए, जिसमें कि बहुत सारी गलतियां जो है वो पाकिस्तान की तरफ से भी हैं। लेकिन अब अगर ये बात की जा रही है तो मेरा ख्याल है कि अच्छी बात है। लेकिन अब देखते हैं कि भारत इसका किस तरह से रिस्पॉन्स करता है या भारत के लीडर इसको किस तरह से लेते हैं और क्या रिस्पॉन्स करते हैं। क्या वाकई में यूएई बीच में है इन दोनों कंट्रीज के और इन दोनों कंट्रीज के लीडर्स को क्या वाकई में टेबल पे लाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो हमारे आर्मी चीफ रह चुके हैं यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनका भी यही कहना था कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में टर्म्स बेहतर होने चाहिए। बल्कि यहाँ तक भी सुनने में आया था कि मोदी जी तकरीबन तैयार भी हो गए थे कि वो पाकिस्तान का विजिट करेंगे और उसके बाद ये कश्मीर के इशू को कम से कम भी 10 से 20 साल के लिए जो है वो बातचीत नहीं की जाएगी, इसके ऊपर इसको एक साइड पे रखा जाएगा और उसके अलावा ट्रेड और बाकी चीज़ों पे बातचीत होगी। ये चीज़ बहुत से हमारे इंडियन पैनलिस्ट दोस्त जो हैं वो भी अपने वीडियोस में कहते रहे हैं। अगर आप पिछले 2-3 साल की वीडियोस को उठा के देखें तो बार-बार उन्होंने यही कहा और हमने खुद भी यही कहा कि जी कश्मीर के इशू को साइड पे रख दीजिए फिलहाल के लिए और उसके बजाय आगे बढ़िए और ट्रेड और बाकी चीज़ों पे बात होनी चाहिए। लेकिन खैर अब होते-होते ये हुआ है कि ज़ाहिर है कि जब वड्डे बाजवा साहब ने ये बात की और उसके बाद खैर उनके जाने के बाद जो नए आर्मी चीफ आए हैं यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने भी यही बात की है और अब आखिरकार प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू में ये बात कह दी है। तो अब देखते हैं कि इस बात को आगे लेकर दोनों कंट्रीज कैसे बढ़ती हैं। वैसे है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और इसको हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर ये जो ग़ज़वा हिंद वाले हैं, इनका क्या होगा? जी हाँ, ये ज़ैद हामिद साहब हैं और इन्होंने क्या हुलिया बना रखा है, ये तो इनके घरवाले ही बता सकते हैं कि आखिर ये ऐसे बावले होके क्यों घूमते हैं। मगर जो ग़ज़वा हिंद के शौकीन बैठे हैं पाकिस्तान में, वो क्या करेंगे, क्योंकि ग़ज़वा हिंद तो फिर होने नहीं लगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि अगर ये सारी टर्म्स सेट हो गई, दोनों कंट्रीज़ आपस में बात करने लगे, इन्होंने एक जगह पे किसी जगह पे डायलॉग करके और ये बात को समझ लिया और सेट कर लिया
کہ जी दोनों एक दूसरे का ख्याल करेंगे और आइंदा जो शिकायतें थी वो नहीं होंगी। पूरी कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान की तरफ से भी जो नॉन स्टेट एक्टर्स और इस किस्म के जो चीज़ें हुआ करती हैं वो रोकी जाएं, और साथ साथ ट्रेड ओपन हो, कश्मीर कश्मीर का ये चूरन और गाना गाना बंद हो। तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म के लोग जो गजवा हिंद करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। बहरहाल इसकी वजह चाहे कुछ भी रही हो कि शहबाज शरीफ साहब ने इंटरव्यू में ये बात क्यों की है, चाहे वो यूएई के दबाव में आके या किसी और कंट्री ने कहा है या कोई बात है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ हम काफ़ी टाइम से सुन ही रहे थे कि हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है और हमारी जो फौज है, उनके हेड भी चाहे वो जनरल बाजवा रहे हों या इस वक्त के नए जो आर्मी चीफ आए हैं जनरल आसिम मुनीर, दोनों ने ही जो है वो यूएई के विजिट्स भी किए और उन दोनों का ही ये कहना है कि जी भारत के साथ टर्म्स बेहतर होने चाहिए। तो अब अगर प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बात की है तो हम समझ सकते हैं कि वो किस तरह से उन्होंने ये बात की है। और वैसे पहले भी जब भी नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट रही है तब भी इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर ही चले हैं और करने की कोशिश की गई है। तो इस वजह से हमें लगता है कि आगे भी इसी किस्म का हम कुछ देखने जा रहे हैं। और यकीनन अच्छाई का ही सोचना चाहिए, अच्छी बात का ही सोचना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि पिछली गलतियां जो हैं वो दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी, कोई नई गलतियां करेंगे। तो देखते हैं सब लोग किस तरह से इसको लेकर चलते हैं इस न्यूज को। अगली न्यूज हम आपको बता दें जी, वो है रशिया से। और पाकिस्तान जो है वो रशिया से, सब जानते ही है कि सस्ता ऑयल लेने की बातचीत चल रही है। तो अब रशिया से तकरीबन 80 लोगों का डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान आएगा बातचीत करने के लिए कि वो हमें सस्ता ऑयल दे रहे हैं। मतलब ये कि 80 लोग, इतने 80 लोग लेकर आने की क्या जरूरत थी, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। मतलब ये तेल बेचने आ रहे हैं, तेल देने आ रहे हैं कि तेल निकालने आ रहे हैं हमारा। एक तो पहले ही वो बोलते हैं ना, मुफलिसी में आटा गीला। ठीक है, पहले ही हमारे पास पैसे वैसे है नहीं, हम कभी इधर से मांग रहे हैं, कभी उधर से मांग रहे हैं, कभी फ्लड का बता रहे हैं, कभी किसी चीज का बता रहे हैं। और ये इतने सारे लोग लेकर ये डेलीगेशन जो है, 80 लोगों का डेलीगेशन रशिया से आ जाएगा यहाँ पे बताने के लिए कि जी सस्ता ऑयल जो है ये हमें दे रहे हैं। इतने पैसे तो हमारे ऑयल में नहीं बचेंगे जितने इनको खिलाने पिलाने में चले जाएंगे। तो अब इतने सारे लोग लेकर आने की क्या जरूरत थी। ये तो हमारे यहाँ का रिवाज है जी। पाकिस्तान का कहीं पे जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर पूरा गांव साथ लेके चले जाते हैं। तो ये रशिया वाले भी मुझे हैरत है कि इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर आखिर हमारे यहाँ क्या करने आ रहे हैं। मगर खैर चलो, आ रहे सो आ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है कि क्या पता तेल निकालने आ रहे हो देने के बजाय। मगर खैर देखते हैं कि क्या होता है। या कम से कम ये तो जरूर है कि आ रहे हैं और सस्ता ऑयल जो है उसकी भी बातचीत जो है वो चल रही है। इसके अलावा जी हम आपको ये बता दें जी, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर करप्शन का खात्मा करेंगे सराजुल हक। जी हाँ जी, ये जो जमात इस्लामी वाले हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ कह रहे हैं कि हम मिलकर काम करेंगे, लेकिन ये बात कब तक रहेगी देखते हैं। मगर इमरान खान का कहना है कि वो पार्लियामेंट में दोबारा जाने का सोच रहे हैं। यानी पंजाब गवर्नमेंट गिरा दी, केपी के गवर्नमेंट जो है वो एक टांग पे खड़ी हुई है कि पता नहीं कब गिरे और कब ना गिरे। और खान साहब का कहना है कि वो असेंबली में वापस जाने का सोच रहे हैं। लेकिन वो असेंबली में वापस जाने का ऐसे ही नहीं सोच रहे, इसके अलावा भी खान साहब ने एक कारनामा और किया है। और वो ये कि जी जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके यानी कि चौधरी परवेज इलाही, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि जी वो चौधरी परवेज इलाही अपनी पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनके साथ शामिल होने जा रहे हैं इमरान खान की पार्टी पीटीआई में। जी हाँ, ये है चौधरी परवेज इलाही और इनका कहना है कि जी ये अपनी पार्टी के लोगों के साथ यानी पीएमएलक्यू में इनके जो मेंबर्स हैं उनको लेकर ये पीटीआई में शामिल हो रहे हैं। और अब हुआ ये उसके बाद के जो पीएमएलक्यू के हेड हैं यानी कि चौधरी शुजात, उन्होंने सुना तो चौधरी साहब ने कहा ओए ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने चौधरी परवेज इलाही की जो मेंबरशिप थी पीएमएलक्यू की वो सस्पेंड कर दी है। और अब चौधरी परवेज इलाही को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया है फिलहाल के लिए। उनको शो कॉज नोटिस दिया गया है जिसमें उनसे ये पूछा गया है कि जी आपने ये फैसला कैसे किया और ये अनाउंसमेंट कैसे किया कि आप पीटीआई में शामिल होने जा रहे हैं। तो इस बात का जवाब दे दीजिए, फिर आगे बात होगी। तो अब देखते हैं कि चौधरी परवेज इलाही इस बारे में चौधरी शुजात हुसैन को क्या बात करते हैं और क्या जवाब देते हैं। साथ साथ राना सनाउल्लाह के लिए कहा जा रहा है कि जी वो लंदन जाने वाले हैं क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने उनको बुलाया है।
اور कहा है कि जी यहाँ के कोई रिपोर्ट दो। मतलब ये गवर्नमेंट क्या लंदन से चल रही है कि अब जो है होम मिनिस्टर साहब जो है वो उठ के लंदन पहुंचेंगे और लंदन जाके रिपोर्ट करेंगे और फिर वापस आएंगे, तो इतने दिन बीच में क्या होता रहेगा। ये वैसे पहली बार देखिए इस तरह की गवर्नमेंट, जहाँ कोई बात होती है तो जी पार्टी के लोग उठते हैं और लंदन पहुंच जाते हैं। इसके बजाय नवाज शरीफ साहब एक सिंगल टिकट लेकर आप ही वापस आ जाइए और सारी बातें यहीं पे पूछ लिया करें। खैर छोड़े, ऐसा तो होता रहता है। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह, जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह। जी, तो ये थे शहबाज शरीफ साहब जो कि कह रहे थे कि जी हम ज़रूर अपने पाँव पे खड़े होंगे। अभी तो हम सर के बल खड़े हुए हैं। लेकिन जी बड़ी अच्छी बात लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आप अपने फ़ौज का बजट कम कर दें, अगर आप जो आपके जो यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उनको जो आपने एक्स्ट्रा गाड़ियाँ दे रखी हैं, एक्स्ट्रा घर दे रखे हैं, ज़मीनें दे रखी हैं, अगर वो वापस ले ली जाएँ, उनके खर्चे कम किए जाएँ और जो ये पार्लियामेंटेरियन बैठे होते हैं पार्लियामेंट के अंदर और इन्होंने जो अपने खर्चे किए हुए होते हैं, चाहे वो इनके घर हों, चाहे वो इनकी गाड़ियाँ हों या किसी किस्म के भी इनके एक्सपेंसेस जो हैं, जिसमें कि ये टिकट और सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, अगर इनके ये सारे खर्चे बंद कर दिए जाएँ और साथ-साथ जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, चाहे वो किसी एजेंसीज़ के हों, चाहे आर्मी के हों, चाहे वो हमारे रिटायर्ड ये पॉलिटिशियंस हों, इन सब के खर्चे पे अगर रोक लगा दी जाए, तो पाकिस्तान इस काबिल हो जाएगा कि वो अपने सारे कर्ज़े वापस कर सके, ना सिर्फ़ वापस कर सके बल्कि बाकी दुनिया को अगर कोई कर्ज़ा चाहिए होगा तो भी पाकिस्तान दे पाएगा। क्योंकि इन लोगों के पास बहुत पैसा है और ये सारा पैसा दबा के बैठे हैं और पाकिस्तान को मुसलसल खा रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब, अगर आप इस चीज़ पे काम करेंगे तो आपके लिए भी बेहतर होगा। एक वीडियो और देखते हैं। जी, ये थे हमारे पहले जो हमारे फ़ॉर्मर आर्मी चीफ़ यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो कहीं लंदन या दुबई की रोड पर हैं और इस पे बड़ा सब लोग जो है सोशल मीडिया पे भी एक हंगामा है और आज तो हमारे जो टीवी चैनल्स हैं, वो भी ये वीडियो दिखा रहे थे और कह रहे थे कि देखिए जी बाजवा साहब खड़े हैं, देखिए जी बाजवा साहब खड़े हैं। तो जी ऐसी क्या बात हो गई? अगर ये पहले तो लोगों को समझ नहीं आ रही कि लंदन है कि दुबई है, ये कौन-सी जगह है? खैर जो भी जगह है, बहरहाल अच्छी जगह है और बाजवा साहब अगर घूम फिर रहे हैं तो आप लोगों को क्या एतराज़ है इसमें? मैंने और मेरे जैसे बहुत से लोगों ने हमेशा से ये बात की है कि पाकिस्तान जिस दिन ये मुल्ला माफिया में से निकल गया, यानी मुल्ला माफिया के चुंगल में से निकल गया, उस दिन पाकिस्तान ठीक हो जाएगा और उस दिन पाकिस्तान को आगे प्रोग्रेस करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इस किस्म के मौलवी रहते हैं जिनको के बहुत सपोर्ट किया जाता है, जिनको फंड किया जाता है और इनके मदरसे हों या कुछ भी हो उसमें जहाँ ये बच्चों के ब्रेन वॉश करके उनको गलत बातें सिखाते हैं और गलत हरकतें भी बहुत बार करते हुए पकड़े जाते हैं। इस किस्म के लोगों को यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट किया जाता है, ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट लेवल पे बल्कि जो सिविलियंस हैं उनमें भी बहुत-बहुत पढ़े लिखे और पैसे वाले लोग आपको नज़र आएँगे जो इस तरह के लोगों को सपोर्ट कर रहे होंगे। ऐसे ही तालिबानी ज़हनी सोच रखते होंगे। दुनिया में लोगों को बताएँगे ये मौलवी ये बात बताते हैं कि जी ये यहाँ पे बहुत सादा ज़िंदगी गुज़ारनी चाहिए और असल में जो ज़िंदगी है वो तो मरने के बाद है और खुद मरने को तैयार नहीं होते इसलिए कि अगर ऐसी ही ज़िंदगी हसीन ज़िंदगी अगर मौजूद है इस मौत के बाद तो और ये जहाँ पे 72 हूरें भी होंगी, जहाँ पर बहुत ऐश-आराम होगा, हर तरह की फैसिलिटीज़ होंगी, तो फिर मरने से इतना डरते क्यों हैं? फिर ये भाग-भाग के उन काफ़िरों के मुल्क में क्यों पहुँच जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए? जी हाँ, इस वक़्त मैं बात कर रही हूँ मौलाना तारिक जमील की। मौलाना तारिक जमील की एक नहीं बहुत सारी वीडियोज़ आपको जो है वो यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पर मिल जाएँगी, जिसमें वो
भाषण दे रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं जो हूरें हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि वैसी होंगी, पता नहीं कैसी होंगी। और उसके बाद वो ये भी बता रहे हैं कि सादा जिंदगी गुजारनी चाहिए और रुपया पैसा बेकार चीज है, दुनिया में बहुत सादा रहना चाहिए, असल जिंदगी मौत के बाद है। लेकिन जैसे ही मौलाना साहब के बारे में लोगों को ये पता चला कि मौलाना साहब के अकाउंट्स में तकरीबन 50 बिलियन रुपीस निकले हैं। सबसे पहले तो मौलाना साहब भाग के कनाडा चले गए और वहां पे सुना ये जा रहा है कि जी उनके हार्ट की सर्जरी होनी है या ट्रीटमेंट होना है, तो जी वो उन काफरों के देश में जाके ये भला अपना इलाज क्यों करवा रहे हैं। और मौलाना साहब ये इतना सारा पैसा यानी कि 50 बिलियन रुपीस जो है वो आपने कहाँ से हासिल किए, कहाँ से जमा किए, किसने दिए, क्यों दिए, और आखिर आप इन पैसों का करेंगे क्या? क्योंकि आप तो कहते हैं ना कि जिंदगी सादा गुजारनी चाहिए, तो बस ये पैसा तो आपको चाहिए फौरी तौर पे आप हुकूमत के खजाने में जमा करवा दें। इससे तो एक तो ये होगा कि पाकिस्तान की कुछ मदद हो जाएगी आपकी तरफ से, और दूसरा अगर आप जरा ये भी बता दें अपने चाहने वालों को जो आपको बहुत फॉलो करते हैं कि ये पैसा आपके पास आया कहाँ से और ये पैसा आपने आखिर को क्यों रखा। और दूसरी बात ये कि अगर आपको कोई हार्ट सर्जरी थी या कुछ थी तो आप पाकिस्तान में ही करवाते ना, इतना क्या आप घबरा गए? क्या आपको अपनी हूरों के पास जाने की कोई जल्दी नहीं है? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उन काफिरों के देश में जाकर, कनाडा जैसी जगह जाकर आप वहां से तो हार्ट सर्जरी ना करवाते सर। इससे तो मौलाना साहब यकीन कीजिए सारे गुना लगेंगे आपको, जो आप दूसरों को बताते हैं वो काम खुद भी तो कर लिया करें। तो आप लोग समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के ये एक ही नहीं, इस तरह के बेशुमार मौलवी मौजूद हैं जो लोगों को चूना लगा रहे हैं, जो लोगों को झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गलत बातें सिखा रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है, मैं आपको बताती चलूं आप लोगों को कि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया ही था कि मैं एक हिंदू फैमिली की मदद कर रही हूँ, और उसके बाद जो है वो तारड़ साहब जो है सज तारड़ साहब, उन्होंने भी मुझे कहा कि वो भी एक एनजीओ बनाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं इस बारे में। तो मेरी दो चार जगह पे बात हुई कि मैं कुछ लोगों को ढूंढ के उनको बता सकूं कि जी ये लोग हैं, इनकी आप मदद कर सकते हैं। तो उन लोगों ने जो मुझे नाम भेजे वो अक्सर नाम मुस्लिम नाम थे। तो मतलब जैसे बच्चे का नाम है साथ फादर्स नेम, तो वो मुस्लिम नाम। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे जो लिस्ट भेजी है तो सारे मुझे मुसलमान लग रहे हैं, इनमें तो हिंदू नाम ही नहीं है। तो वो उन्होंने मुझे अजीब सी बात की, वो कहने लगे कि जी ये हमारी मजबूरी है, हमने जो है घर में हमारे नाम कुछ और हैं और बाहर पेपर्स में हमने कुछ और रखे ताकि लोग हमें तंग ना करें। यानी कि ये हाल हुआ है पाकिस्तान का कि जो हिंदू फैमिलीज हैं उन्होंने अपने नाम मुस्लिम्स वाले रखे हैं और वो अपने नाम को उसी तरह से रजिस्टर करवाते हैं मुस्लिम नाम को। और जब अगर आप उनसे कांटेक्ट करें और उनके आईडी कार्ड्स वगैरह या वो उनसे मांगे उनकी डिटेल्स मांगे तो आपको अक्सर लोगों के नाम जो है वो मुस्लिम नेम मिलते हैं, और आपको फिर समझ नहीं आती कि अगर ये हिंदू है तो इनके नाम मुस्लिम क्यों है। तो उसके जवाब में वो ये कहते हैं कि हमें बहुत तंग किया जाता है, हमें बहुत परेशान किया जाता है, इस वजह से हमने अपने नाम मुस्लिम्स वाले रखे हैं। वैसे घर में हमारे नाम वही है जो उनके होने चाहिए। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हम दूसरी कंट्रीज के ऊपर तो बहुत बातें कर लेते हैं, दूसरी कंट्रीज के ऊपर तो बहुत एतराज भी कर लेते हैं, और हम हर तरह की चीज जी चाचा करते हैं कि जी भारत में ये हो रहा है और किसी जगह वो हो रहा है और इस्लामोफोबिया हो रहा है और वो ये हो रहा है वो हो रहा है। मगर जब बात आ जाती है पाकिस्तान के ऊपर और इस किस्म की सिचुएशन देखने को मिलती है। जी, और अब अगली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। नवाज शरीफ साहब का कहना है कि भारत ने जब 5 एटमी धमाके किए तो कौम ने इसका जवाब भी एटमी धमाकों से दिया, लेकिन जब उन्होंने अमन की बात की तो कौम ने उसको बिल्कुल हमने यानी पॉजिटिव रिप्लाई किया। बिल्कुल जी, वो जिसे कहते हैं ना कारगिल, उड़ी और बालाकोट और पता नहीं कौन कौन सी चीजें हमने बड़ी पॉजिटिवली की थी, और मेरे ख्याल है नवाज शरीफ साहब यही बताना चाह रहे हैं। वरना नवाज शरीफ साहब आप तो इस किस्म के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं जिसका ये कहना था कि जी आर्मी चीफ यानी कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो कारगिल किया था उसके बारे में आपका कहना है कि जी आपको तो मतलब पता ही कुछ नहीं चला और कारगिल हो गया। तो अजीब सी बात है, अजीब सी किस्म की बात आप कर रहे हैं कि आपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया या कौम ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया। कौम को तो बेचारी को पता ही कुछ नहीं होता कि आप लोग या एस्टैब्लिशमेंट या फौज या एजेंसीज कर क्या रही हैं।
عام پبلک کو تو آپ اس میں نہ ہی گھسیٹا کریں تو اچھا رہے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کو بجائے اس کے اپنی غلطی کو مان جانے کے اور ٹرمز کو بہتر کرنے کی جو بات کی جاتی ہے، آپ بیچ میں لے کر آ جاتے ہیں کہ جی انہوں نے، انڈیا نے جو ہے وہ 5 کر دیے ایٹمی دھماکے، تو جی ہم نے بھی کر دیے، تو انڈیا نے تو اکانومی بھی کہاں سے کہاں پہنچا دی سر، ان کی تو فورن پالیسی بھی کدھر پہنچ گئی، ان کی تو ایجوکیشن سسٹم دیکھ لیجئے، تو کس چیز سے آپ میچ کر رہے ہیں؟ آپ صرف اور صرف ایٹمی دھماکے جو پتہ نہیں کہاں کہاں سے پیسے لے کے اور کیا کچھ کر کے، کیا جگاڑ لگا کے آپ نے جو ہے وہ ایٹم بم بنا لیا، جس کے بعد سے آج پبلک جو ہے وہ گھاس کھا رہی ہے، بلکہ گھاس بھی نہیں کھا پا رہی، اس لیے کہ اتنا فلڈ آیا ہے کہ گھاس بھی نہیں اگ رہی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پراؤڈ فیل نہیں کرنا چاہیے. ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے آپے میں رہ کر اور اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے جس کو ہم کل کو کہہ سکیں کہ ہاں جی یہ ہم نے کہا تھا اور ہمیں اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے. ایک تو آپ لوگوں نے کچھ کیا نہیں، ملک کی آپ نے اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، لوگوں کے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں ہے، اور آپ بات کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے 5 ایٹمی دھماکے کیے تھے تو جی ہم نے بھی کر دیے، انہوں نے ہمیں پازیٹیو رسپانس کیا تو ہم نے بھی پازیٹیو، آپ نے اچھا چلو انہوں نے پازیٹیو رسپانس کیا کون سا، آپ نے جواب میں پازیٹیو رسپانس کون سا کیا وہ بتا دیجئے نا. ممبئی اٹیک کیا، اڑی کیا، پلوامہ کیا، کارگل کیا، اور کون سے کیے. اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں جو نفرت آپ نے بٹھائی ہوئی ہے بھارت کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف، ہر چیز میں جو آپ لے کر آ جاتے ہیں، ریلیجن کو گھسا دیتے ہیں، ہر چیز میں ریلیجن آپ جو ہے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی آپ لوگ انڈین آتھرز کی بکس کیوں پڑھ رہے ہیں. اب یہ بکس جو یہاں رکھی ہیں، ایون یہ گورو ساونت کی، یہ کارگل کے اوپر ہے یہ بک، اور ایک بہترین بک جسے میں کہتی ہوں کہ اس میں سے ہے، اور آپ اس کو جن لوگوں نے نہیں پڑھا ہے وہ پلیز ضرور پڑھیں. آپ جتنی بار اس بک کو پڑھیں گے آپ کو مزہ بھی آئے گا اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا. لیکن میں نے اپنے ایک دوست سے یہی بات کی تو مجھے کہنے لگا کہ تم انڈین آتھرز کو کیوں پڑھتی ہو، تمہیں انہیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اچھا اور تو اور مجھے کہتے ہیں کیوں لکھی ہے اس نے بک، کیوں کارگل پہ بک لکھی، کسی اور چیز پہ لکھتے نا، انڈیا کے حالات پہ بک لکھتے، یہ کرتے وہ کرتے. میں کمال ہے بھائی، یہ کیا بات ہوئی ہے کہ وہ ایک جرنلسٹ ہے اور وہ اگر کارگل پہ بک لکھ رہے ہیں تو اس پہ بھی پاکستان میں لوگوں کو اعتراض ہے، ساتھ ساتھ کرنل تانویر کے بک پہ بھی اعتراض ہے. یہ دیکھیے اب یہ جی انہوں نے کیوں لکھی ہے کشمیر پہ، اچھا تو ان کو کیا کرنا چاہیے تھا، انہیں کوئی کوکنگ کی ریسیپیز لکھنی چاہیے تھی. اب ایک فوجی کرنل جو ہے وہ کشمیر پہ یا ایک جرنلسٹ کارگل پہ اس پہ بک نہیں لکھیں گے تو ان کے خیال میں کیا کھانے پکانے کی کوئی ترکیبیں لکھنی چاہیے تھی. بہت اعتراض مجھے سننے پڑتے ہیں، بہت باتیں مجھے سننی پڑتی ہیں، اور میں نے جان بوجھ کے یہ بکس یہاں پہ رکھی ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں یہ بکس پڑھ چکی ہوں اور پڑھ رہی ہوں، اور ان سے میں بہت کچھ سیکھنے کی بھی کوشش کر رہی ہوں. لیکن جس طرح کے نیگیٹو رسپانس آتے ہیں لوگوں کے، مجھے حیرت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پاکستانی آتھرز کو نہ پڑھیں، لیکن آپ انڈین آتھرز کو بھی پڑھیں، آپ ساری دنیا کے آتھرز کو پڑھیں، آپ کو پتہ تو لگے، آپ لوگوں کے دماغ تو کھلے. آپ لوگوں نے تو اپنے آپ کو ایک کنویں کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے اور وہاں سے نکلنے کو کسی طور پہ تیار نہیں ہے. تو میری ریکویسٹ ہے سب پاکستانیوں سے اور میرے ان دوستوں سے بھی جو میرے اوپر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ مجھے 2-3 دن پہلے ہی بھاشن دیا گیا ہے کہ تم یہ بکس کیوں پڑھ رہی ہو، تو اس کے اوپر میں کہوں گی کہ جی میری مرضی. اچھا جی، یہاں سے چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور دعا کیجئے کہ یہ سال بہت اچھا ہو. ابھی تک تو بڑی واٹ لگی ہوئی ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بہتری ضرور آئے گی. تھینک یو.